नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कृष्ट नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है एक स्पेशल सेशन का। और आज के स्पेशल सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के स्पेशल सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं स्पेशल एग्जाम की। यहाँ पे एक स्पेशल एग्जाम है यूपी पीएससी स्टाफ नर्स स्पेशल एग्जाम। इस एग्जाम में क्या रहने वाला है खास, इस एग्जाम में कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, स्वागत है सभी लोगों का दिल खोल के। और सभी को जोश जुनून उत्साह और पागलपन के साथ में सेशन से जुड़ जाना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो हमेशा हम आप लोगों को कहते रहते हैं और ये करना ही है, इसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो कि जब ठान लिया तो ठान लिया। वो कहता है ना, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और हमने क्या ठान रखा है कि इस बार, याद देखो प्यारे दोस्तों, हमने क्या ठान रखा है कि इस बार यूपी पीएससी पार, यूपी पीएससी पार, ये हमने ठान रखा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि हैशटैग लगा के अपना एक सुंदर सा नाम लिख डालो कि इस बार यूपी पीएससी पार। चलिए शुरू करते हैं एक शानदार सेशन की सबसे पहले प्रश्न के साथ में। द क्लस्टरिंग ऑफ रिस्क फैक्टर लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज। गुच्छा, रिस्क फैक्टर का गुच्छा। कौन कौन सा गुच्छा है ये? रिस्क फैक्टर का गुच्छा है ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज। याद रखना तीन बातें हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, DM2। तीन बातें हमने यहाँ पे लिखी है, तीन बातों का एक ग्रुप है। और विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की रिस्क को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सवाल ने बोला है कि भाई साहब, अगर वहाँ पे तीन चीज़ों का ग्रुप आ जाए, एक आदमी को ओबेसिटी हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, डायबिटीज हो जाए, मैं तीनों की अगर बात करूँ प्यारे दोस्तों, दिमाग में रखिएगा ये बातें तीनों, मैं तीनों को एक्सप्लेन करूँ। अगर किसी मरीज में ओबेसिटी हो जाए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जब उसका BMI 30 और 30 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम ओबेसिटी वाली कैटेगरी में काउंट करेंगे। जब किसी का BMI 30 और मोर देन 30 हो, तब उसको हम किस में काउंट करते हैं? ओबेसिटी में काउंट करते हैं। पहली बात, जब BMI 30 और 30 से ज़्यादा हो जाए तब उसको हम किस में काउंट करते हैं? ओबेसिटी में काउंट करते हैं। पहली बात, इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओबेसिटी के बाद में, दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जब ब्लड का प्रेशर, याद रखना सर, जब ब्लड का प्रेशर मोर देन 140 90 mmHg हो जाए और इससे ज़्यादा हो जाए। जब ब्लड का प्रेशर 140 80 140 90 140 90 और उससे ज़्यादा हो जाए, इसको हम हाइपरटेंशन वाली कैटेगरी में रखेंगे। समझ रहे बात को? पहला क्या हो गया, BMI अगर 30 और 30 से ज़्यादा हो तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। हाइपरटेंशन है BP 140 और उससे ज़्यादा हो जाए। देखो यहाँ पे एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, इनको हम साइमल्टेनियस एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहले हम ओबेसिटी के बारे में थोड़ा जाने, फिर ब्लड प्रेशर का एक लिस्ट बनाते हैं। ओबेसिटी का एक सवाल बनता है, अगर आप BMI कैलकुलेट करते हैं BMI, और इस BMI के अंदर नॉर्मल BMI होता है 18.5 से लेके 24.9, ये नॉर्मल होता है। अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट है, अंडर वेट में आता है, अंडर वेट। ठीक है, ये आपका BMI नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर आपका BMI 24.9 से लेके 29.9 आए तो ये आप ओवरवेट है, ओवरवेट मतलब 24.9 लेके 25 लिखते हैं हम, 25 से ये तो ओवरवेट है, ये ओवरवेट है। ठीक है, और अगर आपका BMI 30 और 30 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। कहने का मतलब है अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबेसिटी, ये BMI की स्केल है।
जो एक आपको ध्यान रखनी है। अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वह है प्यारे दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकंड किसकी, हाइपरटेंशन की, किसकी बात करूँ, हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन में हम क्या लिखते हैं, हाइपरटेंशन में हम लिखते हैं कि अगर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर, प्यारे दोस्तों सुनिएगा, सभी लोगों का स्वागत है भाई, दिल खोल के स्वागत, उत्साह, उमंग और एक अपनेपन के साथ में पढ़िएगा। अगरबत्ती लगाना बिल्कुल मत भूलना और सेशन को आग की तरह फैला दीजिए। गांव और ढाणी में बैठे हुए तमाम उन रसूलों को जोड़ दीजिए जो पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाहता है। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए और बातें सारी अजब गजब की पढ़ने वाले हैं। यह नॉर्मल बीपी। अगर बीपी 121-81 से लेके और 139-89 के बीच में है, इसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंसिव। प्री हाइपरटेंसिव। कभी भी हाइपरटेंशन का शिकारी हो सकता है, बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला जो है बीपी अगर 140 से लेके 90 से लेके और 159 से लेके 99 के बीच में है, तो ये हाइपरटेंशन है स्टेज 1। हाइपरटेंशन की कौन सी स्टेज है, या हाइपरटेंशन की स्टेज 1 में एंटर हो चुका है रसगुल्ला। अब आपका बीपी जो है इसका 160 से लेके 179 और इधर प्यारे दोस्तों 100 से लेके 109 के बीच में, तो ये स्टेज 2 में चला गया, हाइपरटेंशन के स्टेज 2 में एंटर हो चुका है, ये स्टेज 2 में चला गया है, याद रखना। और अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो प्यारे दोस्तों 180 से लेके ऊपर और नीचे की तरफ आपका जो है 110 से ऊपर, इससे ऊपर आपका बीपी है, तो ये आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। और क्राइसिस में दो बातें हैं, एक इमरजेंट है, इमरजेंट है और एक अर्जेंट है। अर्जेंट दो तरह का क्राइसिस होता है, एक क्राइसिस इमरजेंट है, एक अर्जेंट है। अर्जेंट में क्या होता है, ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, और इमरजेंट में क्या होता है, ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अर्जेंट में ऑर्गन डैमेज नहीं होता है और इमरजेंट में ऑर्गन डैमेज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो याद रखना, हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये नॉर्मल बीपी है, ये प्री हाइपरटेंसिव है, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। ऐसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं हाइपरटेंशन को। इसमें दो बातें आती है, एक इमरजेंसी जिसमें क्या होता है, ऑर्गन डैमेज होता है, कोई भी आंख से दिखना बंद हो जाएगा, किडनी गड़बड़ हो गई, ऑर्गन डैमेज। और अर्जेंसी जो है इसमें कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता, सिर्फ हाइपरटेंसिव क्राइसिस आती है। तो ये दो बातें हो गई। तीसरा जो संबंध है हमारा वहाँ पे है डायबिटीज़। तीसरा हमने बोला डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ एक और होती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको GDM कहते हैं। डायबिटीज़ 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। इसका मतलब है बॉडी में जीरो इंसुलिन, बॉडी में जीरो इंसुलिन, बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, जीरो इंसुलिन है। तो जब बॉडी में जीरो इंसुलिन होगा तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक इंसुलिन आउटसाइड। तो टैक्स इंसुलिन आउटसाइड, टैक्स इंसुलिन आउटसाइड, आउटसाइड से इंसुलिन लेना पड़ेगा, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में जीरो इंसुलिन है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, बॉडी में जीरो इंसुलिन है, टेक इंसुलिन आउटसाइड और डेली लेना पड़ेगा, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, डेली लेना पड़ेगा इंसुलिन को, और इंसुलिन के साथ में फूड को मैनेज करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी ऐसा करना पड़ेगा। इंसुलिन के अलावा और कोई इलाज नहीं है। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो यहाँ पे मरीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। इंसुलिन बनती है, इंसुलिन इंसुलिन बनती है, बनती तो है, बनती है लेकिन कम, लेकिन कम, कम बनती है, कम बनती है। और आदमी ओबीज होता है उसको ये होती है, बनती है कम बनती है, या बनती है लेकिन बॉडी में काम नहीं आ पाती क्योंकि आदमी मोटा बहुत है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टेंस। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो इसको मैनेज करने के लिए आप क्या दे सकते हो, OHA। OHA क्या होती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, गोली आती है ना, ग्लाइकोमेट, ग्लिमिप्राइड, सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, ये सब दवाइयाँ वहाँ पे काम में ले सकते हो। ये सभी के सभी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, वो आप यूज़ कर लो। ओबेसिटी की वजह से होता है,
इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट है, 0 इंसुलिन है, बाहर से लेना ही पड़ेगा। जीडीएम, जीडीएम जो होती है वो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है। गैस्ट्रेशनल का मतलब होता है प्रेगनेंसी की वजह से, है ना, प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज हुई है, प्रेगनेंसी की वजह से, लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी वजह से उसको डायबिटीज हुई है। अब लेडी प्रेग्नेंट क्यों है? लेडी प्रेग्नेंट इसलिए है क्योंकि यूट्रस प्रेग्नेंट है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। और डायबिटीज क्यों है? क्योंकि जो प्लासेंटा बनता है प्रेगनेंसी में वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करता है, इंसुलिन को काम ही नहीं करने देता है। सेम जैसे टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है ओबेसिटी में, वैसा प्रेगनेंसी में हो जाता है। और ये प्रेगनेंसी के हार्मोन ऐसा करते हैं। तीनों ही प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डायबिटीज, द प्रॉब्लम दैट अकर इन द हाइपरटेंसिव कंडीशन एंड द प्रॉब्लम दैट अकर इन द बीएमआई, ये तीनों का अगर मिक्सचर हो जाए तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? और ये तीनों चीजें मिलके, मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये तीनों मिलके इंक्रीज करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को। उसको क्या बोलते हैं? पहला लिखा हुआ है डंपिंग सिंड्रोम, उसको डंपिंग नहीं कहते हैं। डंपिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो पेट की सर्जरी के बाद में डेवलप होता है ना, पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी एक सर्जरी करते हैं हम, पेट की सर्जरी करते हैं, बिलरोथ ऑपरेशन करता है टाइप 1 और टाइप 2, है ना, टाइप 1 और टाइप 2 जो बिलरोथ ऑपरेशन करता है, पेट को आधा काट के हटा देते हैं। तो उस हटाने की सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशन के रूप में डंपिंग सिंड्रोम बनता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी 21, इसको मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं, मंगोलियन सिंड्रोम, इसको हम ट्राइसोमी जी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी जी। डाउन सिंड्रोम बोल दो, ट्राइसोमी 21 बोल दो, मंगोलियन सिंड्रोम बोल दो, ट्राइसोमी जी बोल दो। 21वें नंबर क्रोमोसोम का पंगा होता है डाउन सिंड्रोम में। समझ में आई प्यारे दोस्तों? अगला एक यहाँ पे दिया हुआ है डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया या इसी को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया, तो हाइपरलिपिडीमिया बोल दो या डिसलिपिडीमिया बोल दो। ये कंडीशन जो रहती है लिपिड के लेवल के अबनॉर्मल होने की वजह से होती है। मतलब हमारे 3 लिपिड, आपका लिपिड में आपका टोटल कोलेस्टेरॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका एलडीएल और आपका वीएलडीएल, ये तो तीनों चारों क्या हो जाता है? कम, बढ़ जाते हैं, ये तो ज़्यादा हो जाते हैं। और आपका क्या कम हो जाता है? आपका एचडीएल कम हो जाता है, इसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं। लास्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिपिड अपना आप में अलग कहानी है, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल अलग प्रॉब्लम है, डंपिंग सिंड्रोम अलग से ही कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो एक साथ हो रही है ना, इनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और कोई भी मरीज अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार होता है, ओबेसिटी का शिकार होता है, या आपका जो है हाइपरटेंशन का शिकार होता है, डायबिटीज़ का शिकार होता है, तो इस तरह की मेटाबॉलिक एरर वाले मरीज में, याद रखना, इस तरह की मेटाबॉलिक एरर वाले मरीज में हमेशा रिस्क रहती है हार्ट की बीमारी होने की। कैसी रिस्क रहती है? हार्ट की बीमारी होने की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डी, दिस इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड दैट पुट द क्लाइंट ऑन इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक डिजीज। समझ में आया? नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड 250 से कम होना चाहिए। गलत है रसगुल्ले। सुनो मैं फिर बता देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता देता हूँ, जिंदगी भर याद रखना, कभी लाइफ में गलत मत कर देना। जब मैं कोलेस्ट्रॉल की कहानी आपको बताऊँ ना, तो एक होता है सीरम टोटल कोलेस्टेरॉल, एक हम यहाँ पे काम में लेते हैं ट्राइग्लिसराइड, एक हम यहाँ पे काम में लेते हैं एलडीएल, एक काम में लेते हैं वीएलडीएल और एक काम में लेते हैं एचडीएल। और जब मैं इनको अलग अलग तरीके से बोलूं तो टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200, ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस देन 150, एलडीएल एंड वीएलडीएल शुड बी लेस देन 100। याद रखना इनको, उल्टा पुल्टा 250 300 याद मत कर देना। कोई भी कोलेस्ट्रॉल 250 नहीं होना चाहिए, कोई भी कोलेस्ट्रॉल जो है 250 नहीं होना चाहिए। एचडीएल शुड बी मोर देन 50 बिकॉज एचडीएल इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा गुड होना चाहिए अमाउंट में। एलडीएल जो है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हमेशा बैड होना चाहिए। तो एलडीएल एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा होना चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से कम होना चाहिए।
और बाकी टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है 200 और 250 से कम होना चाहिए, ऐसा हमने यहाँ पे बताना है। इतनी बात दिमाग में आई कि नहीं आई? क्लियर है? पानी की तरह कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट को एकदम साफ सुथरा क्लियर कट रखोगे तो आने वाला समय आपके पक्ष में होगा, आपके पक्ष में होगा। अगले क्वेश्चन के साथ में आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए और अगरबत्ती लगा के पूरे उत्साह से जुड़ जाइएगा। आपका तन मन और जीवन सफल हो जाएगा अगर आपने तन मन और पूरी प्रसन्नता के साथ में पढ़ा तो। अगले प्रश्न के साथ में सवाल क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट यूपीपीएससी नॉर्थ सेट प्रीलिम्स, दोनों में पूछा हुआ सवाल है। अब आपको सर नॉर्थ सेट प्रीलिम्स तो इस बार ही शुरू हुआ है, कैसे पूछा होगा? लाले 200 सवाल पहले भी आते थे और 200 ही इस बार आएंगे। नया क्या है? नया पैटर्न है, तरीका बदला है। 100 पहले पूछेंगे, 100 बाद में पूछेंगे। पहले तुम्हें इजी इजी दे के प्रसन्न करेंगे और बाद में तुम्हारे ऊपर लठ मारेंगे। वो जो लठ मारने वाले सवाल है वो सुबह 6 बजे मारने का हम शुरुआत करते हैं। आज सुबह 8 बजे हुई थी क्लास, अभी 2 दिन के लिए 8 बजे है, फिर 6 बजे है। वो जो सुबह वाला क्लास है ना, वो लठ मारने वाला क्लास है, वो है मेंस की तैयारी, यह है प्रीलिम्स की तैयारी, यह है यूपीपीएससी की तैयारी। पूरे उत्साह के साथ में पढ़िएगा। हमने यहाँ पे बोला रेशियो बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी एट बर्थ एज मेजर फ्रॉम सिंपाइसिस प्यूबिस। बहुत ही बढ़िया। सभी का जवाब ए है। क्या ये बात सत्य है? नहीं सर, अर्चना ने विश्वास दिखाया कि ए नहीं है, इसका जवाब बी होना चाहिए। विचार करते हैं हम इसके ऊपर, विचार करते हैं इसके ऊपर। अर्चना को बी क्यों लग रहा है? हैं? अर्चना को बी क्यों लग रहा है बताओ? सभी लोग जवाब लिखो, क्या आंसर होना चाहिए? ए ही होगा सर। ओके, देखो सुनो लालो, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में कंसेप्ट बना लो, जिंदगी भर याद रख लेना पूरे उत्साह के साथ में। इसका कंसेप्ट क्या होता है? जैसे एक तो होता है टोटल बॉडी लेंथ, इसको बोलते हैं CHL। CHL एक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं क्राउन हील लेंथ। इसको एक और नाम से जानता हूं मैं, टोटल बॉडी लेंथ, टोटल बॉडी लेंथ। और एक बच्चे की टोटल बॉडी लेंथ कितनी होती है जन्म के समय? 50 सेंटीमीटर, यही तो होती है। टोटल बॉडी लेंथ एट बर्थ कितनी होती है बच्चे की? 50 सेंटीमीटर। मतलब CHL कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। दूसरा एक होता है CRL। CRL को मैं 3 नाम से जानता हूं। एक तो बोलता हूं क्राउन रंप लेंथ, एक बोलता हूं अपर बॉडी सेगमेंट, अपर बॉडी सेगमेंट, और एक और नाम से जानता हूं मैं सिटिंग हाइट, सिटिंग हाइट। अगर एक बच्चे को आप बिठा दो तो बिठाने के बाद में उसकी हाइट को मेजर करो। जब आदमी बैठ जाता है, मान लो मैं बैठ गया, ये मैं बैठ गया, अब बैठ गया तो मेरा जो बटक्स वाला हिस्सा है, कॉकिक्स वो हड्डी होती है, आगे की तरफ सिंपाइसिस प्यूबिस होती है, वहां से लेके मेरे हेड तक ये बैठी हुई हाइट है, क्योंकि पांव इसमें काउंट नहीं होते। तो ये जो ऊपर ऊपर वाला माला कहाँ से? पेल्विक बोन से, सिंपाइसिस प्यूबिस से ऊपर ऊपर वाला माला है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिटिंग हाइट बोलते हैं। अपर बॉडी सेगमेंट बोलते हैं, क्राउन रंप लेंथ बोलते हैं, क्राउन रंप लेंथ। तो ये हो गया अपर बॉडी सेगमेंट और ये हो गया टोटल बॉडी लेंथ। समझ में आ गया? तो टोटल बॉडी लेंथ और अपर बॉडी सेगमेंट। तो अगर मुझे लोअर बॉडी सेगमेंट याद करना है, लोअर बॉडी मतलब क्राउन रंप लेंथ तो यहां तक होगी सिंपाइसिस प्यूबिस तक, और इसके नीचे वाला काउंट करना है, तो मैं क्या करूं? पूरे में से ऊपर वाला घटा दूं, नीचे वाला आ जाएगा कि भाई ये रसगुल्ला ये बच्चा है और ये बच्चा पूरा है, ठीक है। इस पूरे में से ऊपर वाला घटा दूं। ऊपर वाला कौन है? ये ऊपर वाला है, क्योंकि मैंने जब बच्चे को बिठाया था तो बिठाने के बाद की जो लेंथ थी उस लेंथ को हमने बोला था अपर बॉडी सेगमेंट। तो नीचे वाला आ जाएगा। तो पूरा बच्चा कौन सा है? पूरा बच्चा है CHL, क्राउन हील लेंथ, और उसमें से क्या माइनस कर दूं? क्राउन रंप लेंथ। तो क्या आ जाएगा? लोअर बॉडी सेगमेंट। CHL माइनस CRL, इसको बोलते हैं लोअर बॉडी सेगमेंट। अब पूरा बच्चा 50 का है। बैठे हुए बच्चे की जो लेंथ होती है वो लगभग होती है 32 से 35, 32 से लेके 35 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 32 माइनस कर दूं
लोअर बॉडी सेगमेंट मुझे ज्ञात करना है, लोअर बॉडी सेगमेंट। तो अब देखो मेरी CHL कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर और CRL कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर। तो बताओ लोअर बॉडी सेगमेंट कितना हो जाएगा 50 माइनस 32 18 सेंटीमीटर। अब रेशियो निकाल दो किसका, अपर बॉडी सेगमेंट का और लोअर बॉडी सेगमेंट का। तो अपर बॉडी सेगमेंट तो है CRL कितना है 32, लोअर बॉडी सेगमेंट कितना आया 18, 2 से 16 बार, 2 से 9 बार, 9 का 1 जा 9, 9 का 1 जा 9, 9 1 जा 9, 6 और 1 7, 9 7 63, 1.7:1। ये क्या है रेशियो है, अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट का रेशियो है कितना 1.7:1। रेशियो है अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट का कब, एट बर्थ, जन्म के समय अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट का रेशियो कितना है 1.7:1। ये जन्म के समय का रेशियो है। और मुझे यही सवाल ने पूछा कि आप अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट का रेशियो जन्म के समय का बता दो। तो मैंने जन्म के समय का रेशियो बता दिया आपको, ठीक है 1.7:1। ये जन्म के समय का रेशियो है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मेरे को कोई पूछे ये रेशियो आगे कैसा रहेगा, किस उम्र में कितना होएगा, याद रखना अपर बॉडी 32 कैसे लिया, 32 ही होता है जन्म के समय। जैसे 50 कैसे लिया मैंने पूरे बच्चे को कि बच्चा जन्म के समय 50 सेंटीमीटर का होता है, उसमें बच्चे की जो अपर बॉडी सेगमेंट होती है वो 32 होती है। ये फिक्स है, ये तो माप है, पूरा माप है, जन्म के समय का माप है। लोअर वाला हमने निकाल दिया, 32 कैसे लिया क्योंकि जन्म के समय 32 होता है। उसके बाद में ये तो जन्म के समय था 1.7:1। उसके बाद में एट बर्थ, उसके बाद में 3 साल के बच्चे में होता है 1.3:1 और 7 साल के बच्चे में होता है 1:1। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जन्म के समय था, ये 3 साल पे था, ये था। और उसके बाद में आज हमारे अंदर मैं अगर आप में पूछूं कितना है तो आप कहेंगे 1:2, जस्ट ऑपोजिट द बर्थ। जन्म के समय लगभग 2:1 था, अभी 1:2 है। आज हमारा अपर बॉडी सेगमेंट कम है, लोअर वाला ज़्यादा है, इसलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि जन्म के समय अपर वाला इतना ज़्यादा था। आज आपका जो है अपर बॉडी सेगमेंट कम है, एक ही है, लोअर बॉडी सेगमेंट इसका डबल है, क्योंकि आज हमारे अंदर 1:2 है। तो जन्म के समय आपको ये विश्वास कम होता है कि अपर वाला ज़्यादा था, जबकि वास्तव में अपर वाला ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हेड टू टो चलती है, सिपेलोक्वाडल होती है। दिस इज द अपर बॉडी सेगमेंट एंड लोअर बॉडी सेगमेंट रेशियो। ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और 1.7:1 करना है। ये 3 साल की उम्र तक जाते होता है 1.3:1। ये 7 साल की उम्र में होता है और ये एडल्ट लाइफ में जाके होगा 1:1.3 और ऐसे चलते चलते 2 की तरफ चल देंगे हम। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अपर बॉडी सेगमेंट लोअर बॉडी सेगमेंट दोनों का रेशियो। याद रखोगे इस बात को, अगरबत्ती लगा के नए आंकड़े के साथ में अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। और सवाल ये कह रहा है कि वायरस विच कोज स्मॉल पॉक्स, कौन से वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है, या स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा है, पॉजिटिव एजेंट कौन सा है। स्मॉल पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है, हर कम्युनिकेबल डिजीज का एक पॉजिटिव एजेंट होता है। आपको सवाल ने पूछा है कि जो स्मॉल पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है उसका पॉजिटिव एजेंट छाप दीजिएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है रूबोला, रूबुला, रूबुला, क्या गजब नाम है, वेरिसेला, वेरियोला, इन्फ्लुएंजा। रूबुला, वेरिसेला, वेरियोला, इन्फ्लुएंजा। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी हमारे बी जॉब वाले बच्चे हैं, कुछ सी जॉब वाले बच्चे हैं, मैं क्लियर करता हूं दोनों को कि जो बी जॉब है वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर जो है ना प्यारे दोस्त, ये चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, हर्पीज जोस्टर बीमारी होती है, हर्पीज जोस्टर, उसका पॉजिटिव एजेंट है। चिकन पॉक्स का नहीं है, स्मॉल पॉक्स का नहीं है। हमने स्मॉल पॉक्स पूछी है, छोटी माता नहीं पूछी हमने, चेचक पूछी है, चेचक। समझ आ रही है बात को। वेरिसेला जोस्टर किसका, चिकन पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स को हिंदी में कहते हैं छोटी माता, और स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं। अब स्मॉल पॉक्स को ऐसे मत बोलना कि स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता,
स्मॉल पॉक्स होता है चेचक। क्या होता है भाई साहब बड़ा जबरदस्त है मामला। तो यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है, इसलिए बी आंसर नहीं बनेगा। आपको स्मॉल पॉक्स का पूछा है, और स्मॉल पॉक्स छोटी माता नहीं है, स्मॉल पॉक्स वेरियोला है, चेचक है। इन्फ्लुएंजा से तो होगा नहीं। रूबुला कुछ भी नहीं होता है, रूबेला होता है, रूबेला। जर्मन मीजल्स कहते हैं रूबेला को। रूबेला एक पॉजिटिव एजेंट है, वायरस है, जर्मन मीजल्स कराता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वेरियोला। वेरियोला कराता है स्मॉल पॉक्स। ये स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो चुका है। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी भी बीमारी का समूल नष्ट हो जाना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना, इसको बोलते हैं इरेडिकेशन। एक होता है कंट्रोल। देखो 3 वर्ड होते हैं, याद रखना। एक तो होता है कंट्रोल, एक होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, और एक होता है इरेडिकेशन, इरेडिकेशन। तो जब भी कोई एकदम से कोई भयानक बीमारी आती है, जानलेवा बीमारी आती है, तो हमारा पहला एस्पेक्ट होता है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, है ना, और डंडा है जरूरी, अंदर घर के अंदर रखो। ये सब करके हम बीमारी को सबसे पहले तो करते हैं कंट्रोल। नंबर ऑफ केसेज को बढ़ने से रोक देना हमारी पहली सफलता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो? कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के बाद में आप क्या करेंगे? कंट्रोल करने के बाद में आप उस बीमारी को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब है बीमारी का पॉजिटिव एजेंट तो है, पर बीमारी का कोई भी नया केस नहीं है। जब नया केस नहीं होता है उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, जिसमें डिजीज करने वाला फैक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन नया बीमारी हम होने ही नहीं दे रहे हैं। और इरेडिकेशन का मतलब होता है कि बीमारी का समूल नष्ट हो जाना। कोई केस नहीं, कोई फैक्टर नहीं, कुछ भी नहीं। बीमारी नाम की ऐसी कोई चीज़ हमने देखी ही नहीं, एकदम चुपचापड़ हो जाता। इसको हम क्या बोलते हैं? ये इस तरीके का रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और पूरे वर्ल्ड से इसका इरेडिकेशन हो चुका था स्मॉल पॉक्स का 1980 के अंदर, 1980 के अंदर इरेडिकेशन हो चुका है पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस बात के आप साथ में हैं तो बोले हाँ। समझ में आ गया? हाँ, इरेडिकेशन एजेंट और डिजीज, उसको इरेडिकेशन कहते हैं। 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है। कब इरेडिकेशन हुआ? इंडिया से 1977 और वर्ल्ड से इरेडिकेशन हुआ 1980 के अंदर। सभी को जवाब लिखना है, अपना अपना जवाब लिखना है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू एक्सप्रेस द प्रिवलेंस ऑफ एनी डिजीज? प्रिवलेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? याद रखना, ये वर्ड है प्रिवलेंस। एक वर्ड होगा प्रिवलेंस, एक वर्ड होगा इंसिडेंस। 2 वर्ड बहुत फेमस है और आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूपीपीएससी के एग्जाम में ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट बनेंगे। एक वर्ड मैंने बोला था प्रिवलेंस पूछा जाता है, और एक वर्ड मैंने बोला था इंसिडेंस पूछा जाता है। प्रिवलेंस, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज इंसिडेंस रेट एंड एवरेज। प्रिवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस रेट प्लस इंटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। प्रिवलेंस इंसिडेंस रेट एवरेज माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। प्रिवलेंस इंसिडेंस रेट या डिवाइडेड बाय एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। मतलब प्रिवलेंस के अलग अलग टाइप है, जिसमें यह बोला गया कि ड्यूरेशन ऑफ डिजीज इंसिडेंस प्लस एवरेज, इंसिडेंस मल्टीप्लाई एवरेज, इंसिडेंस रेट माइनस ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, और इंसिडेंस रेट डिवाइडेड बाय। तो एक जगह यहाँ पे किया जा रहा है प्लस, एक जगह किया जा रहा है मल्टीप्लाई, एक जगह किया जा रहा है माइनस, एक जगह दिया जा रहा है भाग। तो अब हम इनमें से प्रिवलेंस के लिए क्या करते हैं? प्रिवलेंस हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है। प्रिवलेंस हमेशा किस में होता है? मल्टीप्लिकेशन में होता है। वैसे तो प्रिवलेंस और इंसिडेंस में ओल्ड और न्यू केसेज का होता है। जैसे प्रिवलेंस होता है ना, इसमें ओल्ड प्लस न्यू। आपने देखा होगा कि जो भी ओल्ड केस होते हैं प्लस जो नए केस आते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं प्रिवलेंस ऑफ डिजीज। और इंसिडेंस होता है हमेशा न्यू केसेज। जो नए केस आते हैं वो है इंसिडेंस, और ओल्ड प्लस न्यू को बोलते हैं प्रिवलेंस। अब जो प्रिवलेंस है, जैसे एक सिंपल तरीका समझो कि मान लो ये पानी का एक बकेट है, बकेट बड़ा सा, और इसके अंदर ऊपर टूटी लगी हुई है, टूटी लगी हुई है, इससे पानी आ रहा है। बकेट में पहले से पानी है, तो बकेट में पहले से पानी है और टूटी से पानी आ रहा है। ये नया पानी आ रहा है, ये तो है इंसिडेंस। ये नया पानी आ रहा है, ये तो इंसिडेंस है।
और यहाँ पे पहले से पानी पड़ा हुआ है प्लस नया पानी आया, दोनों को हम जोड़े तो उसको हम बोलते हैं जो है प्रिविलेंस। पहले पानी पड़ा हुआ है, नया आया, दोनों को जोड़े तो प्रिविलेंस, और ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस, दोनों को जोड़े तो हो गया प्रिविलेंस। समझ गए बात को? अब याद रखना, एक तो पानी आया, एक पहले से पड़ा हुआ है, दोनों को जोड़े तो प्रिविलेंस, और ये पानी आया उसको बोलते हैं इंसिडेंस। और अब इनमें से जितना ठीक हो गया वो क्योर है ना, और जिनकी मृत्यु होगी वो डेथ। दो चीजें होती है यहाँ पे, तो क्योर होता है, डेथ होती है। ये टोटल केसेज है न्यू और ये, और जो इंसिडेंस है वो नए आ रहे हैं। तो प्रिविलेंस का मतलब हो गया जो इंसिडेंस की रेट है, मतलब जो नए आ रहे हैं, प्लस जो एवरेज ड्यूरेशन है बीमारी की, एवरेज ड्यूरेशन है बीमारी कितने टाइम तक रहती है, उसको भी यहाँ पे हम प्रिविलेंस के नाम से जानते हैं। तो प्रिविलेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं किसी की डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू में, इंसिडेंस रेट दैट इज मल्टीप्लाई बाय एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। बी करेक्ट है, ए सी ओ डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। हाँ, पानी की टूटी होती है ना, नीचे बकेट रख दिया, ऊपर से टूटी से नया पानी आ रहा है, बकेट में पहले से पानी है, शॉवर में पहले से पानी है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। इंसिडेंस रेट को ध्यान में रखे और प्रिविलेंस को ध्यान में रखते। अगला क्वेश्चन, हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज लार्जर देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस का फेमस सवाल है जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। नॉर्थ सेट भी अपने एग्जाम में पूछता है, यूपी पीएससी भी अपने एग्जाम में पूछने के लिए हर बार इस क्वेश्चन को यूज करता है, हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस। मैंने बोला कि हम जो पढ़ाई करेंगे वो इस बार एग्जाम की यहां से छेद करने के पर्पज से करेंगे, खोपड़ी बीच से फूटनी चाहिए, और अर्जुन जैसी तैयारी करनी है। आपने देखा होगा अर्जुन जो धनुर्धारी आदमी था, गोल्ड मेडलिस्ट था, सीधा खोपड़ी में चिड़िया की आंख ही दिखती थी उसको, और कुछ नहीं दिखता था। लक्ष्य आपका सर्वोपरि होना चाहिए। फिर आलोचना, विवेचना, प्रशंसा इसका कोई मैटर नहीं करता है, और सिर्फ लक्ष्य के ऊपर हम फोकस रह पाते हैं। तो लक्ष्य को हमेशा अपनी नजर से भी ऊपर रखे और तीर हमेशा ऊपर डाले ताकि लक्ष्य पे लगे। मेहनत आपकी हमेशा लक्ष्य से ऊपर होनी चाहिए। आप देखोगा कोई भी टारगेट बनाओ और उसको निशाना मारना है तो सीधा निशाना नहीं होता है, निशाने को ऊपर करके मारना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे होके जाएगा। तो आपको भी लक्ष्य साधना है तो आपकी मेहनत थोड़ी ऊपर होनी चाहिए लक्ष्य से। हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस जन्म के समय हमेशा हम बात करते हैं तो हेड हमेशा बड़ा होता है। जैसे एट बर्थ अगर हेड सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो ये होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर, एवरेज होता है 34 सेंटीमीटर। और मैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो 31 टू 33 सेंटीमीटर, एवरेज होता है 32 सेंटीमीटर। यही होता है, मतलब हेड सर्कमफ्रेंस से चेस्ट सर्कमफ्रेंस जन्म के समय 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस जन्म के समय। उसके बाद में क्या होता है, इनके बढ़ने की दर की मैं बात करूं, हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस के बढ़ने की दर की बात करें तो ये जो हेड सर्कमफ्रेंस है ये भी बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, और दोनों इक्वल होते हैं 6 से 12 महीने की उम्र में। हेड और चेस्ट आपस में इक्वल हो जाता है 6 to 12 मंथ की एज पे, दोनों इक्वल हो जाते हैं। और उसके बाद में चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा हो जाता है हेड सर्कमफ्रेंस से 12 महीने की उम्र के बाद में। आफ्टर द एज ऑफ 12 मंथ चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज मोर देन हेड सर्कमफ्रेंस। 12 महीने की उम्र में दोनों इक्वल हो जाते हैं, और जन्म के समय हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है। तो सवाल ने यही पूछा है कि अगर हेड सर्कमफ्रेंस एक न्यूबॉर्न बेबी का ज़्यादा होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, कितना ज़्यादा होता है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 ही है ऑप्शन में, यहाँ पे 3 है ऑप्शन में, तो 4 और 5 नहीं होगा, ये हम काट चुके हैं, और 2 और 3 आपके साथ में ऑप्शन में लगा चुके हैं। और आपका जवाब अब बताना है कि ये जो 2 या 3 है, ये 2 या 3 जो है इसमें से आप क्या चूज करना पसंद करोगे, कि इनके अंदर डिफरेंस 2 का है या डिफरेंस 3 का है। मतलब आपका जवाब ए होना चाहिए या जवाब डी होना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 हमने लिख दिया है कि भाई होना कितना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 करूं या 3 करूं, मतलब कम वाला या मैक्सिमम वाला। ऑलवेज चूज इन दिस 2 कंडीशन, यू गो विद मैक्सिमम माय डियर फ्रेंड। कम क्यों, ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि इतना डिफरेंस होता है। मतलब हम अगर 100% बच्चों को देखते हैं तो 90% में 3 होता है, कुछ एक है जिनके 2 का ही डिफरेंस हो, है ना, इक्वल तो होने की संभावना ही नहीं है।
तो 2 नहीं करके क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर करते हैं। 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है हेड और चेस्ट के बीच में जन्म के समय। और मेजर करने के लिए क्या काम में लेते हैं, ऑर्डिनरी टेप, जो मास्टर जी वाली टेप आती है ना, इंची टेप, उससे ही हम मेजर कर देते हैं। अगला प्रश्न माय डियर फ्रेंड, सभी को जवाब लिखना है, दिल खोल के लिखना है, अपना अपना जवाब लिखना है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्नेलन चार्ट? स्नेलन चार्ट की उपयोगिता बताओ। स्नेलन चार्ट समझ गए? हाँ, चार्ट दैट इज यूज्ड टू असेस द विजुअल एक्यूटी। इशारा चार्ट 2 होते हैं ना, एक होता है देखो स्नेलन चार्ट, और एक होता है इशारा चार्ट। स्नेलन चार्ट और इशारा चार्ट। स्नेलन चार्ट और इशारा चार्ट में अगर मैं डिफरेंस करूं, दोनों में भेद करूं, तो इट इज यूज फॉर विजुअल एक्यूटी। टू असेस द विजुअल एक्यूटी वी जस्ट ऑलवेज यूज द स्नेलन चार्ट। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इशारा चार्ट? टू असेस कलर विजन। कलर विजन को अगर मुझे चेक करना है, कलर विजन को अगर मुझे असेस करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इशारा चार्ट। और अगर मुझे विजुअल एक्यूटी चेक करनी है तो मैं क्या काम में लूंगा, स्नेलन चार्ट। तो स्नेलन चार्ट से हम असेस करते हैं विजुअल एक्यूटी, और इशारा चार्ट से हम असेस करते हैं कलर विजन। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला डायग्नोस जॉन्डिस, ये गलत है। कैटरेक्ट भी गलत है, कलर ब्लाइंडनेस भी गलत है। जॉन्डिस को डायग्नोस करने में स्नेलन चार्ट का कोई रोल नहीं है। कैटरेक्ट या ब्लाइंडनेस को डायग्नोस नहीं करते हैं, तो किसको डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करते हैं विजुअल एक्यूटी को, स्नेलन चार्ट। एंड वन इज इशारा चार्ट फॉर कलर विजन। दोनों विजन आई थिंक क्लियर हो गए कि इनका यूज क्या है। ये कौन सा चार्ट है, स्नेलन या इशारा चार्ट? ये कौन सा चार्ट है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, है ना। और देखना तो छोड़ो, आपका विजन भी चेक कर लेता हूं मैं। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ, सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ो रे रसगुल्लो, कितने पढ़ पाते हैं। आज चेक होगा आपका आंखों का टेस्ट, है ना। सबसे नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये नीचे वाली लाइन, ये वाली। आप में से अगर एक जना भी पढ़ ले, ये वाली लाइन, ये अब आएगा मजा। बताओ सर थोड़ा जूम कर दो, अभी ऐसे बोलोगे, मुझे पता है कि सर थोड़ा जूम कर दो। फिर कहोगे नहीं सर मैं अंधा ही ठीक हूं, ऐसे करोगे तुम, हैं? नहीं दिख रहा, मुझे पता है नहीं दिखेगा, क्योंकि दिखेगा कहां से भाई, पूरे दिन इंस्टाग्राम, ये ठीकरे को रखते ही नहीं हो नीचे तुम लोग। क्लास देख के इसको रख दिया करो, रेस्ट दो आंखों को थोड़ा। इनसे बहुत इतना देख लिया ना कि अब ये कहां दिखेंगे बेचारे, ये कहां दिखेंगे तुम्हें, है ना। और आसान है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान वर्ड लिखे हुए, मतलब बहुत इजीली इनको पढ़ा जा सकता है। अगर मुझे दिख रहा है तो सबको दिख सकता है, लेकिन फिर भी मामला गंभीर है आपका। EELGL कहां लिखा हुआ, EELGL, ई है ये, मैं बताऊं इनको, देखो मेरी नजर देखो आप, है ना, मेरी नजर देखो, सुन लेना। PEZOLOFTD, जबकि आपको एक वर्ड भी ढंग से नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो। तो ये है नजर का कमाल, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है प्यारो दोस्तों कि ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ई आपको दिख रहा है, बस आपका मामला यहां पर ही है, थोड़ा यहां पे थोड़ा पहुंच रहा है, यहां पे तो आप पूरे डापा चूकी हो, और लास्ट वाली लाइन पे तो मामला काफी गंभीर है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रसगुल्ला कह रहा आप इधर आके पढ़ के दिखा दो, इधर कहां जाऊं बताओ, उधर आऊं, उधर सामने, चलो सामने आके पढ़ के दिखा देता हूं। ये देखो, अब देखो मैं ना, ये मैं आप लोगों से भी पीछे हूं, आप तो फिर भी कैमरे के आगे हो, इससे भी पीछे हूं, ठीक है। अब देखो PEZOLOFTD, मान गए कि नहीं मान गए, ये बताओ तुम, मान गए कि नहीं मान गए। मैं आपसे भी ज्यादा दूर जाके, और बहुत ज्यादा दूर जाके पढ़ के आया हूं, ठीक है। हाँ, पास में नहीं, मैं इतना दूर जाके भी पढ़ लिया मैंने, देख सकते हो। तो मामला काफी गंभीर है आपका, मैं फिर बता रहा हूं। सार्स स्टैंड फॉर, ग्रीन वाली थोड़ी दिख रही है। लापाचूक हो गए ना पूरी तरीके से, कहानी गड़बड़ है, काफी गड़बड़ है। अगला प्रश्न, बहाने बनवा लो आपसे, सर आप उधर हो न, सर आप इधर हो न, हम उधर हैं न,
तुम इधर हो न। ये एकता कपूर ने आपको क्या ही सिखा दिया, इधर न उधर, सास भी कभी बहू तीन, बहू भी कभी बेटी तीन। क्या है ये, व्हाट इज दिस? ये है बहाने। सीधा सीधा एक्सेप्ट करो चीजों को, गलती हमेशा दूसरे की है, ऐसा डाल देंगे हम। सार्स किसके लिए स्टैंड करता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्स? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्स? अरे आंखें तेज रखो भाई, बुढ़ापे में काम आएगी। 150 साल जीना है कि नहीं जीना है? अब तुम्हारी 25 साल में यह हालत हो रही है, 150 साल तक क्या ही होगा है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा खुद को स्वस्थ रखो। पूरे दिन इंस्टाग्राम मत चलाओ, सोशल मीडिया से दूर रहो। थोड़े दुनिया में कुछ और बातें भी है, उनका एंजॉय करो। पढ़ाई करो, तुम 24 घंटे पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो फालतू की बातें करते हो ना 20 घंटे, वो गड़बड़ है। वो आपको पढ़ाई में भी डिस्ट्रक्शन लाती है। रोज नॉर्थ सेट सीरीज की क्लास पढ़ा करो। सुबह सुबह 6 बजे होती है, अभी 3 दिन के लिए 8 बजे है, बाकी 6 बजे होती है। तो रोज 6 बजे उसको पढ़ा करो, है ना। और यूट्यूब की क्लास के अलावा आप पूरे दिन किताबें पढ़ो। हर दिन यूट्यूब पे मत लगे रहो, सोशल मीडिया पे मत लगे रहो। हॉट स्टार पॉट स्टार बंद कर दो, है कि नहीं? नहीं तो ये चश्मे जो लगने शुरू है ना, हाँ बड़ा गंभीर है मामला, देख सकते हो आप, आंखों पे चश्मे लगने तो शुरू हो ही गए। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर सिम्टम नहीं है, सिम्टम नहीं है, सिम्टम नहीं है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये। तो सब एक्यूट नहीं है और स्टैंडर्ड वगैरह कुछ नहीं है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कोव 2, सार्स कोव 2 आपने नाम सुना होगा। सार्स कोव 2 कोरोना वायरस डिजीज सेकंड, कोविड-19, कोविड-19 भी बोलते हैं इसको, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019। याद करो उन दिनों को। ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए थे उनकी, जरा याद करो। याद करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि इस वायरस की वजह से बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, बहुत सारे लोग जो है इस वायरस की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो जिंदगी जो है ना बहुत क्षणिक है, पूरे उत्साह के साथ में पढ़ो। और आज आप स्वस्थ है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। टेंस मत लो, यहाँ पे टेंस मत लो। आप स्वच्छ है और स्वच्छ चीजों के साथ में आप लाइफ को फॉरवर्ड बढ़ाओ। आप आज है, शायद भगवान ने किसी पर्पस से आपके साथ में इतना अच्छा किया कि आप है, और आप पूरे उत्साह के साथ में अपनी आगे की जिंदगी को प्रोसीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग लैक्टेशन? बहुत इंटरेस्टिंग, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग, लगता है 15 अगस्त आ गया है। भाई साहब, इस देश की यही तो प्रॉब्लम है, देशभक्ति गाने सुनते हैं तो अब लगता है 15 अगस्त आ गया। तो रोज नहीं गा सकते क्या बे? रोज गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग लैक्टेशन? अब आप जवाब दे सकते हो। यहाँ पे 2 लोग हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब देखो, एस्ट्रोजन जो होता है ना, एस्ट्रोजन ये तो फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन का मतलब मेरा है गायनिक हार्मोन है। सारे हार्मोन फीमेल में होंगे, मेरा या फीमेल हार्मोन का मतलब है महिला। महिला इसलिए है क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन है। तो फीमेल की जो बॉडी है उसको शेप देने का काम एस्ट्रोजन करता है। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट करना, है ना, और जो भी जेनिटल ऑर्गन है उनका बनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ये सब कहानियाँ जो है वो एस्ट्रोजन से रिलेटेड है ना। फॉलिकल का प्रोलिफरेट करना, यह एस्ट्रोजन की वजह से है। तो एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क सिंथेसिस का काम करता है। मिल्क सिंथेसिस मतलब मिल्क का फॉर्मेशन कौन सा हार्मोन करेगा? तो मेरा जवाब रहेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क को बनाने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ मिल्क कौन करता है? प्रोलैक्टिन। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन से मिल्क बनता है। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये ह्यूमन मिल्क में पाए जाना वो हार्मोन है जो मिल्क को बनाने का काम करेगा। और ये मिल्क कितनी बार बनाएगा? जब बच्चा बर्थ होएगा उसके बाद में बनाएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल। ये तब तक काम नहीं करता है जब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है? याद रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सिक्रेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
इसको रेगुलेट कौन करता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, पीआरएच एंड पीआईएच। ये दो हार्मोन क्या करते हैं? इस प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो इट इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों मिलकर किसको रेगुलेट करते हैं? प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को। और प्रोलैक्टिन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। मतलब ये दोनों हार्मोन एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करेगी प्रोलैक्टिन को और प्रोलैक्टिन मिल्क का सिंथेसिस करेगा तो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बन जाता है। अब ब्रेस्ट में जब मिल्क बना हुआ है तो क्या करेगा? बच्चा ब्रेस्ट को सक करेगा। तो बच्चा जब ब्रेस्ट को सक करेगा, सकिंग, ये सकिंग एक स्टिमुलस का काम करेगी और ये सकिंग जब एक्ट करेगी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही। एंटीरियर पिट्यूटरी से आया था प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन कहां से आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इस ऑक्सीटोसिन को बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। स्टोर कहां होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और रिलीज होके ये ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करता है और मिल्क को लेट डाउन रिफ्लेक्स के थ्रू, ये इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। बच्चा मदर के ब्रेस्ट को सक करता है, ये सकिंग स्टिमुलस का काम करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और मदर के ब्रेस्ट में से मिल्क का इजेकुलेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं मिल्क इजेकुलेशन हार्मोन। मिल्क का इजेकुलेशन करने वाला हार्मोन, नाम दे दिया हमने मिल्क इजेकुलेटरी हार्मोन। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन इजे मिल्क इजेकुलेटरी हार्मोन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और एस्ट्रोजन जवाब नहीं है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं है, प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाने वाला हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेकुलेट कराने वाला हार्मोन है। और इस मैकेनिज्म को, मिल्क के इजेकुलेशन की इस मैकेनिज्म को लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन, ग्लैंड, हार्मोन के फंक्शन। अगला प्रश्न, द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय द मदर विच इज रिच बोथ इन प्रोटीन एंड इन एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर, इट इज कॉल्ड। पहला मिल्क जो सिक्रेट होता है मदर के द्वारा, जो कि प्रोटीन रिच भी होता है और एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर भी होता है उसके अंदर। पहला मिल्क, होल क्रीम मिल्क, पोस्टपार्टम मिल्क, सप्लीमेंट्री मिल्क और कोलेस्ट्रम। पहला मिल्क जो कि सीक्रेट होता है मदर के, सीक्रेट बाय द मदर विच इज रिच बोथ इन प्रोटीन एंड एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर, इसको हम किस नाम से जानते हैं? होल क्रीम मिल्क, पोस्टपार्टम मिल्क, सप्लीमेंट्री मिल्क और कोलेस्ट्रम। बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम मिल्क की बात करते हैं, पहला मिल्क, फर्स्ट मिल्क जो है ये कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क दैट इज, फर्स्ट मिल्क मतलब फर्स्ट 3 to 4 days मिल्क, पहले 3 से 4 दिन का मिल्क होता है कोलेस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क मतलब फर्स्ट 3 to 4 days मिल्क दैट इज सिक्रेटेड, जो कि सिक्रेटेड होता है। और किसके एवज में सिक्रेटेड होता है? पहले 3 से 4 दिन का मिल्क है और ये सिक्रेटेड होता है। और ये 3 से 4 दिन का जो मिल्क सिक्रेटेड होता है, पहले 3 से 4 दिन का, ये तब सिक्रेट होता है जब ब्रेस्ट को सक किया जाता है बेबी के द्वारा, इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम कन्वर्ट होता है ट्रांजिशनल मिल्क में, ट्रांजिशनल मिल्क, कोलेस्ट्रम इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क जो है 7 से 10 दिन का मिल्क होता है, 7 to 10 days का मिल्क। और ट्रांजिशनल मिल्क कन्वर्ट होएगा मैच्योर मिल्क में। मैच्योर मिल्क जो होता है ये 2 तरीके का होता है, फॉर मिल्क और हिंड मिल्क। फॉर मिल्क और हिंड मिल्क, फॉर मिल्क और हिंड मिल्क को हम क्या नाम देते हैं? मैच्योर मिल्क के नाम से जानते हैं। तो पहला मिल्क हो गया कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो है वो पहले 3 से 4 दिन का मिल्क होता है। इस कोलेस्ट्रम के अंदर एक तो क्या पाया जाता है? प्रोटीन ज़्यादा होता है, याद रखना। ये कोलेस्ट्रम के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन। और दूसरा इसके अंदर क्या ज़्यादा होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, IgA पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। और प्रोटीन रिच होता है कोलेस्ट्रम, ठीक है। 4 दिन तक ये सिक्रेट हुआ। इसके बाद में अगले 7 से 10 दिन तक ट्रांजिशनल मिल्क सिक्रेट होगा।
तो 4 दिन ये हो गए और 10 दिन ये हो गए, मतलब 14 दिन टोटल हो जाते हैं। 14 दिन के बाद में क्या स्टार्ट होता है, मैच्योर मिल्क, जिसमें 2 मिल्क आते हैं, फोर मिल्क और हिंड मिल्क। फोर मिल्क जो होता है वो बच्चे की प्यास को शांत करता है, थर्स्ट को। अगर बच्चे की प्यास शांत करनी है, थर्स्ट को आराम देता है फोर मिल्क। हिंड मिल्क जो होता है वो हंगर के लिए होता है, हंगर के लिए। तो हंगर वाला मिल्क होता है हिंड मिल्क, और थर्स्ट या प्यास को शांत करने वाला होता है फोर मिल्क। अरे लालो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो। और अगर आ रहा है तो जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन दिखना चाहिए, अगरबत्ती लगा के बिल्कुल नए आंकड़े के साथ में, क्योंकि सभी बातें इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल एग्जाम में बनेगा, मिल्क को लेके ये सवाल बनेगा। अब होल मिल्क, क्रीम मिल्क, पोस्टपार्टम सप्लीमेंट, ये सभी गलत बातें हैं जिनका इससे कोई संबंध नहीं है। सिर्फ एकमात्र कोलेस्ट्रम जो है वो यहाँ पे सही बात बोली गई है, जो कि इस एवज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके एवज में कोलेस्ट्रम वाली बात सही है, बाकी बातें यहाँ पे उल्टी फुल्टी बोली गई है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड, पहला स्टूल जो नियोनेट का है, सीबम, लेन्यूगो, मिकोनियम और वर्निक्स कैश्योसा। वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड सीबम, लेन्यूगो, मिकोनियम और वर्निक्स कैश्योसा। नियोनेट के पहले स्टूल को किस नाम से जानते हैं? मिकोनियम इज माय डियर फ्रेंड। कुछ रसगुल्ले इसको लेन्यूगो लिख रहे हैं। अरे भाई याद देखो, सीबम जो होता है ना, सीबम, ये तो होता है सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रीशन। सीबेसियस ग्लैंड जो होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड जो पाई जाती है, उस सीबेसियस ग्लैंड के सिक्रीशंस को सीबम बोला जाता है। तो सीबम इज द सिक्रीशंस ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। ये तो गलत जवाब हो गया, मतलब जवाब नहीं बनेगा। उसके बाद में लेन्यूगो। लेन्यूगो जो होता है ना, लेन्यूगो, ये होता है फाइन डाउनी हेयर। फाइन डाउनी हेयर जो होते हैं, बहुत ही पतले पतले और एकदम रेसे जैसे बाल जो छोटे बच्चे के स्किन पे पाए जाते हैं, उसको हम लेन्यूगो के नाम से जानते हैं। लेन्यूगो इज द फाइन डाउनी हेयर दैट प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न एंड इट इज वेरी थिन हेयर, वेरी स्मॉल एंड वेरी थिन हेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? लेन्यूगो के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे, तो ये तो हो गया आपका लेन्यूगो। तो ये सीबम नहीं है, ये लेन्यूगो नहीं है, ठीक है। लेन्यूगो कुछ टाइम तक रहते हैं और जैसे से बच्चा मैच्योर होता है लेन्यूगो जाते रहते हैं। तो लेन्यूगो जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिक्रीज विद मैच्योरिटी। डिक्रीज विद मैच्योरिटी के साथ में लेन्यूगो जाते रहते हैं, मैच्योरिटी के साथ में लेन्यूगो जाते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। तो ये डिक्रीज हो जाता है विद मैच्योरिटी। वर्निक्स कैश्योसा, वर्निक्स कैश्योसा जो होता है ये वाइट चीजी लेयर है, वाइट चीजी लेयर है। और ये जो वाइट चीजी लेयर है वर्निक्स कैश्योसा, ये स्किन को कवर करती है। वाइट चीजी लेयर है, पूरा स्किन को कवर करके रखती है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है ये भी जाती रहती है। तो हमने देखा ना कि ये लेन्यूगो डिक्रीज विद मैच्योरिटी, वैसे ही वर्निक्स कैश्योसा भी डिक्रीज विद मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के साथ में वर्निक्स कैश्योसा भी जाएगी। मैच्योरिटी के साथ में वर्निक्स कैश्योसा भी क्या होती है? जाती रहती है। मैच्योरिटी के साथ में लेन्यूगो भी क्या होते रहते हैं? जाते रहते हैं। वर्निक्स कैश्योसा भी मैच्योरिटी के साथ में क्या होती रहती है? जाती रहती है। जाती मतलब कम होती है। तो एक टर्म बेबी में ये कम होती है, प्री टर्म में ज्यादा होती है कि नहीं? और एक छींक आई, इसका मतलब कुछ बच्चे झूठ बोल रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मेरे अभी तक नहीं गई है, तो थोड़ा मामला गंभीर हो सकता है भाई, है ना। आपका वो चेक करना पड़ेगा हमें, क्या? न्यू बेलार्ड स्केल, जिसमें मैच्योरिटी चेक करनी पड़ेगी। कहीं रसगुल्ला बहुत ज़्यादा जल्दी तो बर्थ नहीं हो गया है। मिकोनियम इज द फर्स्ट स्टूल दैट इज पास बाय न्यूबॉर्न। फर्स्ट स्टूल दैट इज पास बाय न्यूबॉर्न इज मिकोनियम। तो सेकंड स्टूल को क्या कहेंगे? बताओ। फर्स्ट स्टूल को अगर मिकोनियम कहते हैं तो सेकंड स्टूल को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब लिखो। ये जो फर्स्ट स्टूल है दैट इज पास बाय न्यूबॉर्न, इसको बोलते हैं मिकोनियम। तो सेकंड स्टूल को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, स्पीड के साथ में। व्हाट इज सेकंड स्टूल? हाँ, बहुत बढ़िया। व्हाइट चीजी लेयर को वर्निक्स कैश्योसा कहते हैं, सही है। पानी पी लो सर। पी लेंगे भाई, आपने बोला तो पी लेंगे।
सेकंड स्टूल को किस नाम से जानते हैं? सेकंड स्टूल स्टूल ही है, कुछ भी। सेकंड स्टूल को बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टूल। तुम लोग उल्टे पुल्टे जवाब लिखते रहना एग्जाम में, हैं? स्टूल नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टूल। ट्रांजिशनल स्टूल। अच्छा, फर्स्ट मिल्क जो होता है, फर्स्ट मिल्क, अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं, तो सेकंड मिल्क को क्या कहेंगे? फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं, तो सेकंड मिल्क को क्या कहते हैं? सभी को जवाब लिखना है। फर्स्ट मिल्क को हमने क्या बोला? कोलेस्ट्रम। तो सेकंड मिल्क को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेकंड मिल्क? जैसे फर्स्ट स्टूल को बोलते हैं मिकोनियम, तो सेकंड स्टूल को बोला ट्रांजिशनल स्टूल। फर्स्ट मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, तो सेकंड मिल्क को क्या बोलते हैं? सेकंड मिल्क को कोलेस्ट्रम ही बोलते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रम 3 से 4 दिन तक आता है। मिकोनियम 3 से 4 दिन नहीं आता। मिकोनियम तो एक सिंगल स्टूल को ही कहते हैं, तो मिकोनियम सिंगल स्टूल होता है, लेकिन कोलेस्ट्रम जो होता है ना, वो 3 से 4 दिन तक रहता है, 3 to 4 days। तो ये 3 से 4 दिन तक रहेगा। कौन? कोलेस्ट्रम। और ये सेकंड नंबर पे भी कोलेस्ट्रम ही होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये कुछ क्रॉस क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में पाइका है। पाइका क्या है? पाइका, यू हर्ड द वर्ड पाइका? व्हाट इज पाइका? सभी जवाब लिखे, व्हाट इज पाइका? पाइका जो है एसोसिएटेड विद पैरासाइट इन्फेस्टेशन नहीं। मोस्ट कॉमन बिटवीन 18 महीने से 6 साल की उम्र। हाँ ठीक है। ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस रेगुलरली फॉर एट लीस्ट 1 मंथ। ठीक है भाई, दोनों सही है, तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। इससे इसके साथ में पैरासाइट इन्फेस्टेशन हो जाएंगे, सही है। तो पैरासाइट इन्फेस्टेशन भी सही है। 18 महीने से 6 साल के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, सही है। और इसमें बच्चा नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस रेगुलरली 1 महीने से भी ज़्यादा समय के लिए खाता है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब पाइका जो है एक बिहेवियर डिसऑर्डर है, छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि एडल्ट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एडल्ट में नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होता है। और छोटा बच्चा जो होता है वो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का इंटेक करता है इस उम्र के अंदर, और इसकी वजह से उसको पैरासाइट इन्फेस्टेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पाइका के नाम से जानते हैं। इस पाइका वाली कंडीशन में जब बच्चे में पैरासाइट इन्फेस्टेशन होता है, तो हम डीवॉर्मिंग एजेंट यहाँ पे काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? डीवॉर्मिंग एजेंट काम में लेते हैं। और डीवॉर्मिंग एजेंट जो होता है, डीवॉर्मिंग एजेंट, उन डीवॉर्मिंग एजेंट के अंदर आपने देखा होगा, वी जस्ट यूज एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल वहाँ पे काम में लेते हैं। और ये एल्बेंडाजोल 200 और 400, ये 2 डोज रहती है। एडल्ट डोज तो है 400, और जो बच्चों वाली डोज है, चिल्ड्रन वाली डोज है, वो रहती है 200। एक एल्बेंडाजोल हम 200 की काम में लेते हैं बच्चों में, है ना, हर 6 महीने में एक बार देते हैं। और एडल्ट में 400 लेते हैं। और ये एल्बेंडाजोल जो है वो डीवॉर्मिंग एजेंट है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर डी करना है। अगला प्रश्न है, पर स्लिप ब्रीदिंग किस में देखने को मिलती है? पर स्लिप ब्रीदिंग किस में देखने को मिलती है? अच्छा, जिसको अगर वार्म इन्फेस्टेशन रहता है तो उसमें एनीमिया होने की पूरी रिस्क है। वार्म इन्फेस्टेशन एनीमिया की प्रॉब्लम करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर स्लिप ब्रीदिंग जो होती है वो हम किस में काम में लेते हैं? ऐसा सवाल ने पूछा। निमोनिया, सीओपीडी, निमोथोरेक्स और एटिलैक्टेसिस। यू सी द पर स्लिप ब्रीदिंग कैसे करते हैं इसको? फेफड़ा खाली करवाया जाता है इसमें। समझ में आई पर स्लिप ब्रीदिंग क्या होती है? आपने यू नो या नहीं, पहली बार सुना आपने? जानते हो क्या? नहीं जाना तो अब जान गए होंगे। ये पर स्लिप ब्रीदिंग है। और ये पर स्लिप ब्रीदिंग कब करते हैं? सीओपीडी के मरीज में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। कौन सी बीमारी? सीओपीडी। उसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या ठंड लगने लगी फूंक मारने से? वाह भाई, मौज कर दी बच्चे तुमने, हैं? फूंक मारने से ठंड लगी क्या? हैं? बहुत बढ़िया। ये सीओपीडी में करते हैं, निमोनिया में नहीं, न्यूमोथोरेक्स या एटिलैक्टेसिस में नहीं।
आपने देखा होगा मरीज को एक स्पायरोमीटर भी दिया जाता है। स्पायरोमीटर मरीज को कहते हैं लंबा गहरा सांस लेना अंदर पहले, और फिर उसमें जोर से फूंक मारना है। लंबा सांस लो, फिर इससे क्या होता है, उसका फेफड़ा खाली होता है, क्योंकि सीओपीडी अस्थमा बीमारियों में क्या इनहेल करता है और हवा अंदर ही रुक जाती है, तो नई हवा नहीं जा पाती है। उसको निकालने का तरीका जो होता है वो ये रहता है। निमोनिया जो होता है इसमें सिक्रीशंस बनते हैं, न्यूमोथोरेक्स में हवा भर जाती है प्लूरल स्पेस के अंदर, और यहाँ पे आपका एटिलेक्टेसिस में लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये तमाम तरह की कंडीशंस अलग अलग है, जो अलग अलग वे से होती है तो रेस्पिरेटरी बीमारी, लेकिन होने का तरीका अलग अलग है। 7 साल के बच्चे में कौन सी ग्लैंड गायब कोई भी नहीं होती है गायब नहीं होती है, उनकी ग्लैंड जो है उनका फंक्शनिंग कम हो जाता है या वो अपना काम करना बंद कर देती है ना, एट्रोपी हो जाती है। एट्रोपी कहते हैं, गायब नहीं होती है। और गायब हो कोई ऐसे चमत्कार थोड़ी है जो गायब हो जाएगी, है ना। वो आपका पीनियल और थाइमस ग्लैंड होती है जो ये काम कम कर देती है उम्र के साथ में। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पानी की जो हार्डनेस होती है, वाटर की जो हार्डनेस होती है, किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? पोटेशियम, बोरॉन, पोटेशियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और क्लोरीन। पोटेशियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और क्लोरीन। हो माय गॉड, अरे लालो, मैं एक बात बताऊं आपको, हम पानी को प्योर करने के लिए क्लोरीनाइजेशन करते हैं, उसमें क्लोरीन मिलाते हैं ना, तो वो सही होता है, उसकी हार्डनेस कम होती है। और तुम क्लोरीन से ही हार्डनेस करवा रहे हो यार, थोड़ा तो रुको। क्लोरीन जो होती है ना, क्लोरीन, ये हार्डनेस को कम करने के लिए काम में लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड पानी है, खारा पानी कहते हैं इसको, हार्ड मतलब खारा, ऐसा बहुत ज़्यादा खारापन है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है, तो उसको क्लोरीनाइजेशन करते हैं, क्लोरीन डालते हैं उसके अंदर, तो उससे पानी की हार्डनेस कम हो जाती है। तो क्लोरीन तो इसका इलाज है, हार्डनेस ऑफ वाटर का इलाज है। हम तो कह रहे हैं किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम। अरे पानी की हार्डनेस पोटेशियम या बोरोन से तो होगी नहीं, और क्लोरीन से हार्डनेस ठीक होती है। हमने बोला किसकी वजह से है, तो जवाब है मैग्नीस। मैग्नीस की वजह से है भाई, मैग्नीशियम की वजह से है। समझ में आया? हाँ, मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। छोटे छोटे सवाल है लेकिन एग्जाम में फंसाएंगे, हम ना फंसे इसके लिए मेहनत आज करनी पड़ेगी, और थोड़ा मन लगा के, है थोड़ा समझते हुए। अगला प्रश्न, फीटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाय, चलो फीटल के अंदर हाइपोक्सिया अगर हो जाए, फीटल लाइफ में बच्चे को हाइपोक्सिया हो रहा है, और आपको ये बोला जाए कि भाई आपको फीटल हाइपोक्सिया को असेस करना है, आप कैसे असेस करोगे? स्काल्प की ब्लड सैंपलिंग लेके, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक करके, फीटर हार्ट रेट मॉनिटरिंग करके, और लास्ट है बोथ ए एंड सी दोनों, मतलब फीटल हार्ट रेट भी आप करेंगे और स्काल्प की मॉनिटरिंग भी करेंगे, और इससे आप फीटल हाइपोक्सिया को असेस कर लेंगे। हमने यहाँ पे सवाल में आपको पूछा कि फीटल हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब समझते हो? फीटस के ब्रेन को, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, बच्चा ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो रहा है। अब याद रखो, जब भी फीटल डिस्ट्रेस होता है, फीटस को ऑक्सीजन की कमी होती है, एक तरीका तो हम ये लगाते हैं कि वहाँ पे फीटल की हार्ट रेट मॉनिटर करो। जैसे कि मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर लिखा है कि सर फीटल की हार्ट रेट मॉनिटर करो, ये एक तरीका है जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही डिस्ट्रेस में जाएगा तो बच्चे को जो है वो ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट उसकी फॉल होने लगती है, उसको लेट डिसलेशन होने लग जाएगा, यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशियंसी होती। तो जब फीटल डिस्ट्रेस में जाता है तो हार्ट रेट तो चेक करनी है, साथ में स्काल्प ब्लड का सैंपलिंग ले सकते हो आप, इससे आपको हाइपोक्सिया का अंदाजा हो जाएगा। अल्फा फीटोप्रोटीन ऐसे नहीं लेते, या तो माँ के सीरम से लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से लेते हैं, फीटस के अल्फा फीटोप्रोटीन के सैंपल का कोई सेंस नहीं है ना। तो बोथ ए एंड सी यहाँ पे रहेगा, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर भी होगी और स्काल्प की ब्लड सैंपलिंग, ये कहानी दो रहती है फीटल हाइपोक्सिया के अंदर हम असेस करते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही असेसेबल है, डी यहाँ पे आंसर बनेगा, बाकी सभी बातें गलत है। डी यहाँ पे आंसर बनेगा, बाकी सभी बातें गलत है। अगला प्रश्न,
आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं प्यारे दोस्तों, सभी कान खोल के सुन लीजिएगा। आपको पता है कि नॉर्थ सेट की प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, और इसको ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का एक सपना करे साकार, और ये उत्कर्ष का ध्येय है कि वो आप लोगों के लिए बेस्ट ही करता है। और नॉर्थ सेट को ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष ने बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक नया, बिल्कुल नया प्रीलिम और मेंस का एक बैच लेके आए हैं। सुनिएगा, वैसे बैच की कोर्स फीस है 5,000, लेकिन अभी ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच रहेगा 1,000 के अंदर लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और ये पहले 2,000 बच्चों के लिए यह है। तो जो पहले 2,000 बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाएंगे उनके लिए रेट है 1,000 रुपये। और इस 1,000 वाले लाइव फ्रॉम स्टूडियो MCQ बैच, जिसके अंदर वीडियो और ऑडियो लेक्चर होंगे, पैनल PDF होगा और क्वेश्चन PDF होगा, इस बैच को ज्वाइन अगर आप करते हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज जो है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। इस बैच के साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, जिसकी प्राइस जो है अलग से 250 रुपये रहती है। हालांकि वो 1,200 रुपये की है, 250 रुपये हमने किया। 15 मॉडल पेपर होंगे इसमें, इस टेस्ट सीरीज में 15 मॉडल पेपर होंगे, 100 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर होंगे। तो ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, 15 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज फ्री है। मात्र 1,000 रुपये में 40 दिन तक लगातार नॉर्थ सेट के एग्जाम के लिए ये बैच चलेगा। सब्जेक्ट वाइज और सिस्टम वाइज सभी तरह के क्वेश्चंस, जो सिनेरियो बेस के क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको करवाए जाएंगे। डेली 6 घंटे की क्लास यहाँ पे रहने वाली है, और पूरे उत्साह के साथ में आप इस बैच को आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा। वक्त की कमी को देखते हुए कल यानी कि 9 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। पहले 2,000, याद रखना, पहले 2,000 बच्चों पर ये 1,000 रुपये इसका फीस रहेगा। तो पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट है, ऐसे नहीं कि आप पहले 2,000 बच्चों में ना आ पाओ। तो पूरे उत्साह के साथ में जुड़ के अपने आप को कॉन्फिडेंट करके इस MCQ बैच से आज ही ज्वाइन करें, और साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री पाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो, और एक जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूपी PSC के बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी हम सौगात लाने वाले हैं। आप नेचा रखो, क्योंकि धैर्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो धैर्य रखें, डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी अच्छा करने वाला है। तो ये बैच टारगेट है नॉर्थ सेट 5 और प्री और मेंस दोनों को टारगेट करता हुआ ये कोर्स है, मात्र 1,000 रुपये में, जिसमें टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। तो जितने भी बच्चे नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एकदम मतलब रामबाण है, मतलब एकदम खोपड़ी में बीचों बीच छेद कराने वाला बैच है। तो पूरे उत्साह के साथ में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच के जो प्रिंटेड नोट्स है, 10 बुकलेट है, ये नोट्स की 10 बुकलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुकलेट्स है। इनको आप परचेज कर सकते हो मात्र 999 रुपये में, बुकशाला ऑन उत्कर्ष ऐप। टोटल 10 बुकलेट है, और ये इंग्लिश मीडियम में है, पूरी की पूरी बुकलेट इंग्लिश भाषा में लिखी हुई 10 बुकलेट है, जो कि ऑफलाइन नोट्स है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के। मात्र 999 में ये बुकलेट आप परचेज कर सकते हो घर बैठे, और इन पूरे कंप्लीट बुकलेट को आप परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हो बुकशाला से, उत्कर्ष के बुकशाला से। अगला एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसा कि हमारी एक अद्भुत प्रश्नोत्तरी चल रही है, 2 एपिसोड हो चुके हैं, तीसरा एपिसोड इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी का होने जा रहा है। कम्युनिटी ऑन्को साइकेट्रिक रिसर्च एजुकेशन के सवाल को जानने के लिए 9 अगस्त को ऑनलाइन टेस्ट होगा। 9 अगस्त बोले तो कल ये टेस्ट होगा। टेस्ट रहेगा शाम को 7 बजे से 12 बजे। 9 अगस्त यानी कल ये टेस्ट होगा शाम को 7 बजे से 12 बजे। और ये अद्भुत प्रश्नोत्तरी ऑर्गेनाइज होगी 12 अगस्त को शाम को 7:30 बजे। तो आप सभी लोग 9 अगस्त को होने वाले इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी वाले टेस्ट को दे सकते हैं। और इस टेस्ट को देने के बाद में उसमें जो 20 कैंडिडेट होंगे, जो टॉप के 20 कैंडिडेट होंगे, उन टॉप के 20 कैंडिडेट को मौका मिलेगा 12 अगस्त को ऑर्गेनाइज होने वाली इस अद्भुत प्रश्नोत्तरी में खेलने का मौका उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जहां पे आपको हर सवाल पे दिया जाएगा 100 रुपए का नकद पुरस्कार। नकद बोले तो फोन पे या गूगल पे, पेटीएम में भेजा जाएगा, और वो उसी को दिया जाएगा जो इस टेस्ट के अंदर टॉप 20 में आएगा। उसी के साथ में ये खेला जाएगा अद्भुत प्रश्नोत्तरी। तो इस टेस्ट को सभी लोगों को देना है। ये टेस्ट उत्कर्ष ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री है। ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट उत्कर्ष ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री है।
आप इस टेस्ट को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। और एक अद्भुत तरह का खेल जो हमने शुरू किया है इस उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो 3rd सीजन है, 2 ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, खेला भी होगा और कुछ लोगों ने जीता भी होगा। ये तीसरा अद्भुत प्रश्नोत्तरी यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट इंडाइजेशनल डेवलप वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए फर्स्ट वैक्सीन कौन सा रहेगा? टेस्ट यूट्यूब पे नहीं होता है लाले, ऐप में होता है। यूट्यूब पे टेस्ट कैसे दोगे? ऐप है ना, उत्कर्ष ऐप, वहां पे टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री होता है। कल शाम को होगा 7:30 बजे, तो टेस्ट देना शाम को, है ना, कल शाम को होगा वो टेस्ट, वो देना। फिर हाँ, इंडिया का पहला इंडाइजेशनल डेवलप्ड वैक्सीन जो प्रिवेंशन करता है सर्वाइकल कैंसर को, सर्वारिक्स, गार्डासिल, MMR, सर्वावैक। इंडिया का पहला इंडाइजेशनल वैक्सीन कौन सा है? सर्वारिक्स है, गार्डासिल है, MMR है, सर्वावैक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बच्चे कंफ्यूज है। याद रखना, यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का पॉजिटिव एजेंट होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस क्या है? ये वायरस सर्वाइकल कैंसर का पॉजिटिव एजेंट है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV लिखते हैं हम इसको शॉर्ट में। और HPV जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर का पॉजिटिव एजेंट माना जाता है। और ये वायरस जो है, ये मतलब वायरस है, इसको किल करने के लिए, खत्म करने के लिए सर्वारिक्स काम में नहीं लेता है, गार्डानिल नहीं है, MMR नहीं है, इसको बोलते हैं सर्वावैक। याद रखना, सर्वा मतलब सर्वाइकल, कैंसर, वैक मतलब वैक्सीन, तो ये बन गया सर्वावैक। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वैक्सीन? सर्वावैक। और सर्वावैक जो होता है ये सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के पर्पज से दिया जाता है। अगर आप ये वैक्सीन लगाते हैं तो उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर होने की रिस्क कम हो जाती है। कैंसर का पॉजिटिव एजेंट होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। RBS के इंक्लूड 4D एक्सेप्ट 1। RBS के, यू हर्ड द वर्ड RBS के। RBS के क्या होता है? राष्ट्रीय, याद रखना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मतलब क्रियाक्रम, कांड, कुछ भी बोलो आप, है कि नहीं है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। गार्डानिल क्या होता है? अरे वो सिरप आती है, वैक्सीन नहीं आता है। गार्डानिल के नाम से सिरप आती है, आपने सुनी होगी, हाँ, वो सेडेशन के लिए। तो ये होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें 4D होते हैं, एक नहीं होता है। डिफेक्ट आफ्टर बर्थ, डिजीज इन चाइल्डहुड। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में जो ये बनाया है, इसके अंदर 4D आता है। कौन सा D नहीं आता, ये हमने पूछा है। 4D है। पहला लिखा हुआ है डिफेक्ट आफ्टर बर्थ, डिजीज इन चाइल्डहुड, डेफिशिएंसी कंडीशंस, डेवलपमेंटल डिले। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें 4D होते हैं, सारे D इसमें आते हैं, एक D नहीं आते हैं। अब है ना, एक रसगुल्ला जो है ना वो कंफ्यूज ही है, सारे है, एक नहीं है, और एक कौन सा नहीं है ये बताना था। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4D में एक D नहीं आता है। डिफेक्ट एट बर्थ होता है। क्या पकड़ा है, क्या पकड़ा है, मतलब यह है कॉन्फिडेंस का लेवल, यह है रोज पढ़ने का नतीजा, यह है एक हाइप को प्राप्त करने का नतीजा। हमने आपको कई भी बार बताया है, डिफेक्ट आफ्टर नहीं होता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में डिफेक्ट एट बर्थ होता है। एक तो D है, दूसरा D होता है डिजीज इन चाइल्डहुड, तीसरा D होता है डेफिशिएंसी कंडीशंस, चौथा D होता है डेवलपमेंटल डिले। तो डेवलपमेंटल डिले होता है, डिजीज इन चाइल्डहुड होता है, डेफिशिएंसी कंडीशंस होता है, और डिफेक्ट एट बर्थ होता है। आफ्टर बर्थ का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये जो डिफेक्ट आफ्टर बर्थ है,
ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4D में नहीं आता है, और नहीं का मतलब नहीं होता है, याद रखना। डिफेक्ट आफ्टर बर्थ नहीं आता है, डिफेक्ट एट बर्थ आता है। तो ये आफ्टर वाला वर्ड मामला जो है ना वो बिल्कुल गलत है, बाकी सभी बातें सही है। डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज इन चाइल्डहुड, डेफिशिएंसी कंडीशन और डेवलपमेंटल डिले, ये 4 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डी साइन होते हैं। 4D कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? 4D मसाला, मतलब 4D डिफेक्ट है। 2014, हाँ 2014 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014। अगला प्रश्न, 13 नहीं है, 14 है शायद, है ना? हाँ 14, आई थिंक 14 है, 14 है, 13 नहीं है, 2014 है एग्जैक्टली, है ना? ये RBS के कब आया था? तो ये 2014 में आया, ध्यान रखना, 14 में, ठीक है। ये 4D साइन है। डिफेक्ट एट बर्थ करना, आफ्टर मत करना, इस बात का ध्यान रहे, एट बर्थ। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लग चुका है ना? वो कहता है ना, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो देख लेंगे, बस आने दो। समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसकी खोपड़ी में छेद करके सिलेक्शन निकालना मेरे रसगुल्लों आर्ट ऑफ लाइफ है। और बी आर्टिस्ट ऑफ योर लाइफ, आर्टिस्ट बनो, और सफलता को आना ही पड़ेगा, ये निश्चित कर दो, है कि नहीं है? अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन में डी क्या है? डी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस हम पढ़ते हैं ना, तो डी है। डिमेंशिया, डायरिया या डर्मेटाइटिस नहीं है। ये जो डिप्थीरिया है इसका पॉजिटिव एजेंट कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, याद रखना। हम बोलते हैं कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरी। और ये जो डिप्थीरी होता है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, इसमें गले के अंदर स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है, स्यूडो मेम्ब्रेन, ये गले के अंदर बनती है, और बुल नेक बन जाती है। स्यूडो मेम्ब्रेन और बुल नेक, ये क्लिनिकल सिनेरियो है डिप्थीरिया का। डिप्थीरिया जो होता है, एक होता है डीपीटी में डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टिटनस है। तो ये जो डिप्थीरिया है जिसके अंदर, जिसका पॉजिटिव एजेंट मैंने बोल दिया कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया में मैंने बता दिया कि वहाँ पे स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है, वहाँ पे बुल नेक बनती है। और ये जो डिप्थीरिया है, इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इसको हमेशा इंट्रामस्कुलर लगाते हैं वैक्सीन को, आपको ध्यान होना चाहिए। डीपीटी वैक्सीन पूरा ही IM लगता है। IM की साइट रसगुल्लों के अंदर, रसगुल्ला मतलब जो छोटा बच्चा है, पैदा हुआ है अभी अभी, उसको ग्लूटियल में नहीं लगा सकते, डेल्टोइड में नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों जगह नर्व इंजुरी की रिस्क है। तब हम मसल यूज करते हैं वास्टस लैटरलिस। कौन सी मसल सर? ये कहाँ होती है? तो ये लेटरल साइड ऑफ थाई होती है। तो आपका जो थाई मसल है इसके लेटरल साइड में होती है, मिड थाई कहते हैं। किसी भी एडल्ट में यहाँ कभी वैक्सीन नहीं लगाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे में 1 साल से कम उम्र में, कितनी उम्र में? 1 साल से छोटे बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंट, और इन्फेंट के अंदर ये हमेशा लगता है वास्टस लैटरलिस मसल में। डोज कितना है सर? 0.5 ml लगाते हैं। सर ये वैक्सीन लाइव है या किल्ड है? तो ये किल्ड वैक्सीन में आता है डीपीटी। याद रखना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस बैक्टीरियल डिजीज होती है तीनों ही, और किल्ड वैक्सीन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका डिमेंशिया, डायरिया या डर्मेटाइटिस से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, वाइल परफॉर्मिंग CPR द कंप्रेशन डेप्थ फॉर एन एडल्ट इज एट लीस्ट। जब आप CPR परफॉर्म करते हैं तो कंप्रेशन डेप्थ कितना होता है एडल्ट के अंदर? कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होती है एडल्ट के अंदर CPR के दौरान? वाइल यू आर प्रोवाइडिंग द CPR, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ कंप्रेशन इन एडल्ट? 5 इंच, 2 इंच, 1 इंच और 3 इंच। हाउ मच कंप्रेशन इज गिवन इन एडल्ट? बता तो दो सर, क्या बताए? सर ही बता रहे हैं। 2013 के 2014 RBS के 2014 होना चाहिए यार, 14 या 13, मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए। RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBS के। अगला प्रश्न है, CPR में कंप्रेशन डेप्थ रेशियो, प्रोवाइडिंग CPR द कंप्रेशन डेप्थ रेशियो 5 इंच है, 2 इंच है, 1 इंच है, 3 इंच है, क्या होना चाहिए बताओ?
एडल्ट में 2.5 सेंटीमीटर, एडल्ट में कितना करेंगे? अरे 2013 है, 13 कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कहाँ लिखा है, ये लो 2013 कर दो। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हमारे कुछ रसगुल्लों का कहना 2013 है, तो ये लो 13, क्या ही फर्क पड़ता है, ये एग्जाम में RBS के 2013 है, ठीक है 2013। अब श्योर हो गया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013, ठीक। चलो भाई, RBS के जो है सभी रसगुल्लों के विचारों को हमने लिया और उनके विचारों पे हमने भी काम किया, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 नहीं है, 13 है, डोंट बी कंफ्यूज, इट्स 13। क्लियर है? अब आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ओके सर, चलिए, वाइल प्रोवाइडिंग CPR द कंप्रेशन, ये आप लोगों का जवाब है, ठीक है। तो 2013 आज से 13 है, लेकिन और कुछ चेंज होगा तो बता देंगे, अभी आप यहाँ पे फोकस करो। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब आप CPR परफॉर्म करते हैं एडल्ट के अंदर तो कंप्रेशन कितना होना चाहिए? बी आंसर आ रहा है लगभग सभी लोगों का। कंप्रेशन जो होता है ना, कंप्रेशन जो होता है ना, वो हमेशा होता है 2 इंच। 2 इंच, 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 2.5 + 2.5 मतलब होता है 5 सेंटीमीटर। तो कंप्रेशन जो होता है वो कितना होता है? 5 सेंटीमीटर का होता है। 2.5 + 2.5 कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। ये देखिएगा कंप्रेशन, ये चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। 3 लोगों में हम कंप्रेशन देते हैं, एक एडल्ट में देते हैं और एक चिल्ड्रन में देते हैं और इन्फेंट में देते हैं। एडल्ट में देते हैं तो 2.5, चिल्ड्रन में देते हैं तो 2.5 और डेड, और एक इन्फेंट में देते हैं तो यहाँ पे तो डेड लिखा हुआ है, लेकिन 1 इंच जो है वो इन्फेंट का रहता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट 3 अलग अलग एज है, और ये 2.5 होता है, डेड होता है, और हमने बोला डेड 2 होता है, 2 और डेड। इसको तो हम बेसिकली 2.5 कहते हैं, इसको हम डेड कहते हैं और इसको हम 1 कहते हैं। ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नहीं? तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 2.5 इंच का मतलब हो गया, 2 इंच का मतलब हो गया 2.5 और 2.5 है ना, 2 इंच का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर होता है, ये लगभग 1.5 इंच के आसपास होता है, और ये 1 इंच के आसपास होता है। इनमें हमेशा आप दोनों ऐसे इंटरलॉक ऐसे करते हैं। चिल्ड्रन में 1 हाथ से भी पॉसिबल है, बच्चों में 2 फिंगर या एनसर्कलिंग थंब, यू जस्ट यूज कंप्रेशन फॉर 2 फिंगर, या दोनों थंब को एनसर्किल करके भी कंप्रेशन दिए जा सकते हैं। सर राजस्थान NHM वाले भी ये क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल, और कोई है तो उनको भी बुला लो, पटवारी वाले हैं उनको भी अरे लाले, बड़े भोले भोले क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, बड़े मतलब छोटा बच्चा करता ना क्वेश्चन, तो कितना मजा आता है, मुझे भी ऐसे मजा आता है जवाब देने में। हालांकि बच्चा तो मैं हूं मेरे हिसाब से लेकिन फिर भी आप लोगों के भोले भोले क्वेश्चन से मुझे लगता है कि आप मेरे से भी छोटे बच्चे हो, हैं? हाँ, तो क्या है, कोई बात नहीं। बच्चा होना उम्र से नहीं होता है, बच्चा होता है मन से, और एक बचपना अंदर होना चाहिए। मतलब आपके मन के अंदर एक बच्चा हमेशा जिंदा होना चाहिए। मजा आता है ना, बच्चे जैसी बातें करते हैं तो बहुत मजा आता है। सर क्या ये मैं कॉपी में लिख दूं क्या? सर लाल पेन से लिखूं कि पीली से लिखूं? सर मैं ना बैठ के पढ़ूं कि सोता सोता पढ़ूं? अब यार कुछ बच्चे जो है ना रसगुल्ले सो रहे हैं, मतलब ऐसे तकिए के ऊपर आराम से, जैसे कोई एहसान कर रहे हैं पढ़ के, ऐसे मतलब पूरी दुनिया के ऊपर। ये भी भोलापन है। अब तकिया है ना, वो तो नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन ये रसगुल्ले सोते रह जाएंगे मुझे लग रहा है। तो जब पढ़ रहे हो ना लालो, तो थोड़ा बैठ के पढ़ा करो, कमर सीधी रहेगी ना, थोड़ी अकड़ेगी ना, थोड़ा उसमें दर्द होगा ना, तो थोड़ा मजा आएगा, फिर पढ़ने का मजा आएगा, है ना। वो थोड़े जख्म जो है, कुछ जख्म अच्छे होते हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं सफलता के लिए, आपने सुना होगा। तो वो थोड़े जख्म दो खुद को, थोड़ा तपाओ, ऐसे इतना कंफर्ट जोन में मत जाओ भाई कि लेटे लेटे तकिया ऑफिसर बन जाए और तुम जो है ससुरा, हाँ मामला गंभीर हो जाए तुम्हारा। द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द सरफेस एरिया इज नोन एज, बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। हाँ अब तो उठ जाओ। देखो कुछ लोग इतना कहने के बावजूद भी नहीं उठे, नकटापन देखो,
हैं? हम मेरी तरफ मत देखो, उठ जाओ भाई। क्या क्या लोग मेरे से बताओ, आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं है? हम तो, अरे भाई हाँ अब देखो, अब अच्छे लग रहे हो ना, ऐसे बैठ के पढ़ा करो, है कि नहीं? तो अगला प्रश्न है, रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द सरफेस एरिया इज नोन एज। टोटल पॉपुलेशन और सरफेस एरिया, पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी, यंग एज डिपेंडेंसी रेशियो, अर्बेनाइजेशन रेशियो और सोसाइटल डिपेंडेंसी रेशियो। चार बातें हमने बोल दी। टोटल पॉपुलेशन और सरफेस एरिया के रेशियो की हमने बात कर ली। सवाल का जवाब कहाँ लिखोगे रसगुल्लों? वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में। कल हम इस सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम एक और चर्चा, अलग चर्चा करेंगे। और ये चर्चा है जो बच्चे हमें बात से जुड़े हैं, जिन बच्चों को ये बात पता नहीं है उनके लिए ये है। सवाल का जवाब तो वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सेशन कैसा लगा ये आप सभी लोगों को वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। और ये कह रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर जो टारगेट हमने किया है नॉर्सेट 2005 को, बिल्कुल नया बैच, ऑनलाइन बैच रहेगा, स्टूडियो एमसीक्यू बैच रहेगा मात्र 1000 रुपए में। और ये एमसीक्यू बैच जो है, पहले 2000 बच्चों को, 2000 स्टूडेंट को ये एमसीक्यू बैच मात्र 1000 रुपए में मिलेगा। साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो आप सभी लोग जो है इस बैच को ज्वाइन करें और अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। पहले 2000 बच्चों में आओ, पहले पाओ का कंसेप्ट रहेगा। तो जल्दी से ज्वाइन करें। कल ही बैच स्टार्ट हो रहा है, 9 अगस्त, यानी कि कल ही बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच के अंदर आपको मिलने वाला है ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, आपको पैनल पीडीएफ मिलेगा, आपको क्वेश्चंस पीडीएफ मिलेगा और ये तमाम चीजें उत्कर्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। आज ही ऐप डाउनलोड करें, आज ही ऐप में ये कोर्स परचेज करें और अपने आप को इस बैच से जोड़ के नॉर्सेट की पूरी तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस मात्र 40 दिनों में सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें। उत्कर्ष के अनुभवी और जोशीले और सिलेक्टेड टीचर की गाइडेंस में, ताकि आपका सिलेक्शन भी श्योर हो। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग पूरे जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में रहे, हमेशा अच्छा पढ़े, बेहतर पढ़े। और एक जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी हमारी उत्कर्ष ऐप पे होने वाली है, इसका टेस्ट होगा कल 9 तारीख को शाम को 7 बजे। इस टेस्ट को जरूर दें, सभी लोग दें। ये टेस्ट आप लोगों के लिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। इसमें टॉप 20 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उनके साथ में खेलेंगे उत्कर्ष ऐप के ऊपर, उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के ऊपर खेलो, सीखो और जीतो, जहां हर सवाल पे आपको मिलेगा 100 रुपया। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। जाने से पहले वो आखिरी लाइन जो हमने कई बार बोली है, आपको आज भी बोलेंगे, हर दिन बोलेंगे, संकल्पित होकर बोलेंगे, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में संकल्प शक्ति को पहचान पाए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में कल सुबह ठीक 8 बजे। याद रखना, कल की क्लास 8 बजे है, बाद वाली क्लास 11:30 बजे है। समय का ध्यान रखना। और मैं तो आ रहा हूं सुबह 8 बजे। क्या आप आ रहे हैं? कल सुबह 8 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।